मित्रों, परीक्षा की कड़ी में जो हम प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं उस कड़ी में आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बात करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको मालूम है कि 1930 से 1934 तक ये कालखंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसमें एक बार गांधी इरविन समझौता होता है, एक छोटा सा विराम आता है और पुनः ये आंदोलन चल पड़ता है। किंतु आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर बात करेंगे। यह प्रश्न सीबीएसई के द्वारा 2014 में और 16 में शायद पूछा जा चुका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयाम स्पष्ट करें। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्या आती है शब्दों को समझने में। पहले ही मैं ये बताऊं आपको कि विभिन्न आयामों का अर्थ यह है कि समाज के अलग अलग वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस प्रकार लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। परिस्थितियां ये थी कि जनवरी में गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्री पत्र दिए और उनको ये चेतावनी दी कि यदि आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो मैं अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे जाकर का नमक बनाऊंगा और कानून तोड़ूंगा, और फिर आप अपने कानून के अनुसार मुझे गिरफ्तार करें, किंतु मैं अपना काम करूंगा। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। किंतु इस आंदोलन में सभी वर्गों की भूमिका, सभी वर्गों का योगदान उस प्रकार नहीं था जिस प्रकार असहयोग आंदोलन में था, क्योंकि दोनों समय की जो परिस्थितियां बीच में आई उसका काफ़ी अंतर आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब आप लिखेंगे विभिन्न आयाम, तो आप उसमें अलग अलग वर्गों की भूमिका को रेखांकित करेंगे, आप अलग अलग पॉइंट्स बना लेंगे। जैसे सबसे पहले मुस्लिम वर्ग की भूमिका। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम वर्ग की भूमिका जिस प्रकार थी, जितना उनका एक ज़बरदस्त जिस तरह से भागीदारी थी, उस तरह की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी नहीं हुई। कारण यह है कि असहयोग के समय खिलाफत आंदोलन का प्रभाव था। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने काफ़ी सहयोग किया था, तो मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से असहयोग के समय कांग्रेस के साथ था। किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कई तरह की परिस्थितियां चल रही थी देश में। भारत 2 राष्ट्र के रूप में विभाजित होगा, ये भी हवा में बात चलने लगी थी 1930 आते आते। मुस्लिम लीग अपना सांप्रदायिक प्रभाव पूरे देश में दिखा रहा था। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा, तो मुस्लिम वर्ग बंटा हुआ था पूरी तरह से। एक वर्ग जो था वह मुस्लिम लीग के साथ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं ले रहा था। दूसरा वर्ग जो गांधी के साथ था, जो भारतीय आंदोलन को के समर्थक थे, वो पूरी तरह से गांधी जी के साथ थे, जिसमें आप खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, या आपको प्रथम शिक्षा मंत्री हमारे कलाम हैं। इस तरह से बड़े बड़े नाम आते हैं जो गांधी जी के साथ पूरी तरह से थे। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे कृषक वर्ग का सहयोग। यह दुर्भाग्य की बात है कि कृषक वर्ग का भी सहयोग हमें उतना नहीं मिला जितना असहयोग के समय मिला था। कृषक वर्ग में स्थिति ये थी कि उस समय तक वामपंथ का प्रभाव या वामपंथी आंदोलनों का प्रभाव भी गांवों पर पड़ा था। तो पूंजीपति बनाम मजदूर, बड़े कृषक बनाम छोटे कृषक, ये सारी चीज़ें थी। होता ये था कि जब भी कांग्रेस के कोई बड़े नेता गांव में जाते थे तो बड़े जमींदारों के यहाँ जाते थे, उन्हीं के यहाँ उनका रहना होता था। तो छोटे किसान और जो कृषि मजदूर थे, उनको ये साफ लगता था कि कांग्रेस जमींदारों के साथ है, और गाँवों में जो लड़ाई थी, किसानों और मजदूरों की लड़ाई थी, वो सीधे सीधे अंग्रेजी सरकार से नहीं थी, वो जमींदारों के खिलाफ थी। क्योंकि जमींदारों के यहाँ उनके
ज़मीन के कागज़ पड़े हुए थे, ज़मींदार उनसे बेगारी कराते थे, तो उनकी लड़ाई ज़मींदारों के ख़िलाफ़ थी और उस लड़ाई में कांग्रेस मौन थी। उसके इस असक्रियता का कांग्रेस का ये प्रभाव पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे किसान, कृषक, मजदूर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाहर रहे। तीसरा आप यहाँ पर एक बिंदु उठाएंगे, दलित वर्ग की भूमिका। मतलब दलित वर्ग का भी जो वातावरण था वो पूरी तरह से बदल चुका था। डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व था। डॉक्टर अंबेडकर दलितों में आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे और वही समय था जब गांधी की विचारधारा और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा परस्पर टकरा रही थी। गांधी चाहते थे कि हम पहले राजनीतिक आज़ादी ले लें अंग्रेज़ों से, उसके बाद हम सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब तक हम सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। दलितों का एक बहुत बड़ा समूह उनके साथ था, स्वाभाविक भी था। इसलिए कांग्रेस पर पूरी तरह से दलित वर्ग का नेतृत्व भी विश्वास नहीं कर पा रहा था और दलितों का भी समर्थन जिस तरह से असहयोग के समय मिला कांग्रेस को, उस तरह से नहीं प्राप्त हुआ। चौथा आप बिंदु यहाँ लेंगे, महिलाओं की भूमिका। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। असहयोग के समय महिलाएं एक संकोच कर रही थीं कि राजनीतिक आंदोलन उनके लिए है नहीं है, उनकी भूमिका कहाँ तक है, चूल्हा चौका से आगे भी है या नहीं। किंतु सविनय अवज्ञा तक आते आते आपका जो बहुत बड़ा एक महिलाओं का वर्ग है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ है। आप देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, कस्तूरबा खुद हैं, या सरोजनी नायडू ने कई आंदोलनों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कई घटनाएं, धरासान का जो नमक आंदोलन है वो पूरी की तरह से सरोजनी नायडू का नेतृत्व था। तो महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयाम, इसमें किसी भी तरह के घबराहट की जरूरत नहीं है। 4 अलग अलग बिंदु हैं, चारों बिंदुओं का आपको विश्लेषण कर देना है। चाहे यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जाए, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की क्या भूमिका रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप के प्रभाव को किस प्रकार समाज पर देखते हैं। आपको ये 4 बिंदु उसका विश्लेषण करना है। जैसे आप अलग अलग बिंदुओं को लेकर के आप चाहें तो दलित वर्ग की भूमिका, मुस्लिम वर्ग की भूमिका, महिलाओं की भूमिका और कृषक मजदूरों की, छोटे किसानों की भूमिका, इनको किसी भी क्रम में रख के इनका विश्लेषण कर दीजिए। आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है। धन्यवाद।